नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम में बेंथम के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेंथम के प्रमुख सिद्धांतों में उपयोगितावाद का सिद्धांत सबसे पहले आता है और उसकी जो समुची विचारधारा और चिंतन का जो मूल मंत्र है उसकी आधारशिला उपयोगितावाद में ही समाहित होती है और रहती है। उसके शब्दों में उपयोगितावाद एक अमूर्त संज्ञा है। इसका अभिप्राय किसी विशेष वस्तु के कारण उस गुण या प्रवृत्ति से है जो किसी बुराई का निवारण करती है और कोई भलाई हमें प्रदान करती है। बुराई का अर्थ दुख अथवा दुख का कारण है, भलाई का अर्थ आनंद अथवा आनंद का कारण है। क्योंकि प्रकृति ने मनुष्यों को आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य आनंद को प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है। अतः उपयोगितावाद के सिद्धांत का अर्थ है आनंदों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना और हिसाब लगाना। कानून बनाने वाले का उद्देश्य जनता को आनंद देना है। विधान निर्माण में अगर हम कानून के निर्माण में या विधान निर्माण की हम बात करें तो उसमें उसका मार्गदर्शन सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों अर्थात अधिकतम संख्या का अधिकतम हित होना चाहिए। बेंथम का ये सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसका मत है कि वस्तु हमें सुख की अनुभूति देती है, वह अच्छी है या ठीक है, उपयोगी है। उपयोगितावाद के सिद्धांत का अनुयायी भलाई को केवल इसलिए अच्छा समझता है कि उसके आचरण से आनंद की प्राप्ति होती है। बुराई इसलिए बुरी है कि उसके आचरण में हमें दुख मिलता है। इसी प्रकार से उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। किंतु दुख और सुख और दुख का स्वरूप है, इसका निवारण कैसे किया जाए, इस विषय के में बेंथम विशुद्ध वैज्ञानिक विवेचना करता है। उसके मत में सादे या सरल सुख निम्नलिखित 15 प्रकार के होते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाली सुख संपत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र, कीर्ति, शक्ति, पवित्रता, परोपकार या सत्कामना, परंपरा या पराक्रम या अष्टगा कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आशा, सत्संग और दुख की मुक्ति रिलीफ प्राप्त होने वाले सुख से हैं। सारे दुख केवल 11 प्रकार के होते हैं। पीड़ा, इंद्रियों के होने वाले दुख, गंवारापन या फुहड़पन, शत्रुता, बदनामी, पवित्रता, सकारात्मकता, अष्टकामना, स्मृति, कल्पना और आशा। उपरोक्त अगर हम बात करें सारे सुखों और दुखों के मिश्रण में विभिन्न प्रकार की जटिल सुख दुख उत्पन्न होता है। बेंथम के मतानुसार मनुष्यों को मन में दुख और सब सुख और दुख में उत्तेजक कारणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में सुख दुख के विभिन्न कारणों से पैदा होने वाले सुख दुख की मात्रा ग्रहण करने या अनुभव करने की सार्थकता विभिन्न प्रकार की होती है। अतः ये स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा उसके ग्रहण या अनुभव करने की सार्थकता को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर होती है। इन्हें सुख दुख की मात्रा की गणना करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। ये 32 तत्व हैं जिसमें से इस प्रकार से बताए गए हैं: स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक दोष, कमियां, ज्ञान की मात्रा और स्वरूप, बौद्धिक शक्तियों की प्रखरता, मन की दृढ़ता और निश्चलता, मनोवृत्ति, नैतिक अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, आर्थिक अवस्था, लिंग, आयु, सामाजिक पद, शिक्षा, जलवायु, वंश परंपरा और शासन। उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम सुखों की मात्रा पर बल देता है।
यदि एक कार्य सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक अच्छा सुख है, किंतु इन सुखों की मात्रा कैसे नापी जाए? सुख दुख विशुद्ध रूप से मानसिक अनुभूतियाँ हैं। इन्हें इंचों, फुटों या सेंटीमीटरों में नहीं नापा जा सकता। न ही सुख की मात्रा को मन, सेर, चटांग या किलोग्राम में तोला जा सकता है। उसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम ने एक निराली पद्धति को बताया है, और इस पद्धति को दुख और सुखों की तुलना, रीति रिवाजों के कुछ कसौटियों पर कसा है। इस प्रकार सुख और दुख का मूल्य नापा जा सकता है। इस प्रकार सुख दुख नापने की गणना की पद्धति को आनंद मापक गणात्मक पद्धति कहा जाता है। एक व्यक्ति के संबंध में रखने वाले सुख और दुख के मूल्यों की मानक या निर्धारण कसौटी इस प्रकार से है: प्रगाढ़ता, अवधि, निश्चितता, साम्यता, उत्पादकता। एक आनंद द्वारा अपने जैसे दूसरा आनंद उत्पन्न करना। विशुद्धता का मतलब होता है कि आनंद का विशुद्ध आनंद की उत्पत्ति करना, दुख को न उत्पन्न करने देना। जैसे रसगुल्ला अधिक मात्रा में खाने से रस का आनंद पेट की पीड़ा को कष्ट से उत्पन्न करता है। मात्रा यानी यूँ कहें कि संख्या एक ही आनंद कितने मनुष्यों को सुखी बना सकता है। बेंथम के अनुसार एक कानून बनाने वाले का ये कर्तव्य है कि वो उपरोक्त गणनात्मक पद्धति की प्रवृत्ति उत्पन्न होने वाले सुखों और दुखों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें दो पलड़ों में तोले और सुखों की ओर से उन्हें कुछ मूल्यों में रखें। उनमें यदि सुखों का पलड़ा भारी है तो वह प्रवृत्ति उत्तम या उपयोगी है, यदि दुखों वाले पलड़े में भारी है तो वह प्रवृत्ति बुरी अथवा निरुपयोगी है। इस मनुष्य के पालन के साथ संबंध दुख, सुख और दुख के पालन करवाता है, और मूल स्रोत उसकी अनुज्ञप्ति या पालन करने वालों की शक्ति होती है। अनुज्ञप्तियाँ चार प्रकार की होती हैं: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। भौतिकी अनुज्ञप्ति में वे सुख और दुख आते हैं जो प्रकृति के उससे प्राप्त होते हैं। इसमें कोई मनुष्य हस्तक्षेप नहीं होता है। नैतिक अनुज्ञप्तियों में घृणा, प्रेमी की भावनाओं के अनुप्राणित होने वाले पड़ोसियों से प्राप्त होने वाले सुख दुख से है। इसके साथ ही हम बात करें, बेंथम का ये विश्वास था कि उपयोगिता का सिद्धांत स्वतः ही सिद्ध है, इसे अन्य प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में नैतिक भावनाओं, अंतःकरण के नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि अंतःकरण का अर्थ यही है कि हम किसी वस्तु को पसंद या नापसंद करते हैं। यह हम दुख और सुख के आधार पर करते हैं, अतः अंतःकरण को मानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हम बात करते हैं तो बेंथम पहले राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम समझी जाती थी। रूसो आदि ने इसका प्रबल प्रतिपादन किया था, किंतु बेंथम ने इसका उग्र विरोध किया। वो ये नहीं मानता है कि राज्य का जन्म उसके तथा उसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के किसी समझौते या अनुबंध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों का पालन करने वाली कोई पुराना समझौता नहीं है, किंतु वर्तमान काल में प्राप्त होने वाली लाभ और उपयोगिता का है। ब्लैकस्टोन ने कहा था कि मनुष्य एक आदिम समाजवादी समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति में दायित्व और कर्तव्यों को पूरा करते हैं। बेंथम के अनुसार कोई भी समझौता कब नहीं हुआ था, या किसी भी ऐसा समझौता हुआ है जो वर्तमान सीढ़ियों किसी उससे बंधा हुआ नहीं है। राज्य के आदेशों का पालन केवल इसलिए किया जाता है कि वे उपयोगी हैं और सामान्य हित में सुख और दुख को बढ़ाने वाले हैं। राज्यों के नियमों की आज्ञा पालन करने वाले लाभ आज्ञाभंग दुष्परिणामों से अधिक हैं। अतः बेंथम की दृष्टि से राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है, सामाजिक अनुबंध नहीं है। तीसरा सिद्धांत है बेंथम का, बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। बेंथम के समय थॉमस पेन और गार्डविन जैसे विचारकों ने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत बल दिया था। वह ये कहा जाता था कि मनुष्यों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रकृति के नियमों से मिले हुए होते हैं। बेंथम प्रकृति को एक अस्पष्ट शब्द समझता था, इसलिए प्राकृतिक
कानून या प्राकृतिक अधिकारों को बिल्कुल निरर्थक और बेहुदा समझता था। उसकी दृष्टि से कानून सर्वोच्च सत्ता रखने वाली इच्छा होती है। वह इच्छा कानून को भगवान या मनुष्य के संबंध में इसकी प्रकृति ऐसा कोई इच्छा नहीं होती है। अतः प्रकृति कानून या अधिकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसने समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा है कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की सत्ता की प्रत्यक्ष विरोधी है। क्या सब मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं? क्या वे स्वतंत्र रहते हैं? एक आदमी ऐसा नहीं है। इसके विरुद्ध सब मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं। अधिकार प्रकृति की नहीं है, किंतु उपयोगिता का अधिकार मनुष्य ने बनाया है। अगला है सर्वोच्च सत्ता तथा अधिकार विषयक सिद्धांत। बेंथम के मतानुसार शासक को प्रत्येक वस्तु के संबंध में कानून बनाने में असीम और अनंत अधिकार थे। सर्वोच्च सत्ता रखने वाले शासक केवल एक ही प्रतिबंध या कल्पना की जाती थी। इसके प्रतिबंध जनता के स्वार्थों और सामान्य संबंधों के राजा का विरोध में कोई कानून अधिकार नहीं था। उनका कर्तव्य था कि वे राजा के आदेशों का पूर्ण पालन करें, किंतु यदि राजा के आदेशों का प्रतिपादन करने उसके आदेशों के पालन करने की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा सुख देने वाली होती है तो प्रजा का ये नैतिक कर्तव्य था कि वह राजा का विरोध करे। राजा द्वारा असीम शक्तियों का प्रयोग उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित था। इसके साथ ही शासन पद्धति की बात करें। शासन के विषय में प्रमुख सिद्धांत तो यह होना चाहिए कि अधिकतम प्रजाजनों का अधिकतम सुख प्रदान कर सकें। इसका लक्ष्य सुख को बढ़ाना चाहिए, न कि दुखों को। अति शासन विधान तथा इस दृष्टि से व्यवस्थित होना चाहिए कि इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। बेंथम के शब्दों में सब व्यक्ति इस बात में सहमत हैं कि शासन सत्ता उन व्यक्तियों की दी जानी चाहिए जिसमें भगवान में पाई जाने वाली बुद्धिमत्ता, भलाई और शक्ति के तीन महान गुण हों। उनमें इस बात की बुद्धि हो कि वे समुदाय के वास्तविक हितों को समझ सके, उसमें इतनी भलाई हो कि वह वास्तविक हितों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करते रहें, और उनमें इतनी शक्ति हो कि वे अपने ज्ञान को क्रियात्मक रूप से परिणित कर सकें। लोकतंत्र में की भलाई का गुण अधिक हो, इसलिए कुलीन तंत्र में बुद्धि के गुण की तथा राजतंत्र में शक्ति की गुण की प्रधानता होती है। किंतु इन तीनों लोकतंत्र गणतंत्र की व्यवस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अन्य शासनों की अपेक्षा अधिकतम संख्या में अधिकतम हित को अच्छी तरह पूरा करती हैं। राजतंत्र कुलीन तंत्र इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। अतः बेंथम गणराज्य की स्थापना पूरी दुनिया के अच्छे और साथ साथ अच्छे बनने पर है। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट को ब्लैकस्टोन की भांति पूर्ण रूप से नहीं समझता है। इसके साथ ही हम उसके आर्थिक विचारों की बात करें तो बेंथम इस विषय पर कुछ अर्थों में एडम स्मिथ का अनुयायी था। उसके मत में सरकार को आर्थिक मामलों में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, किंतु सूद और ब्याज के संबंध में एडम स्मिथ की सहमत नहीं था। उसके मत अनुसार राज्य में को सूदखोर के विरुद्ध कानून नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 1787 में प्रकाशित सूदखोरी का समर्थन डिफाइन ऑफ यूजनरी नामक एक पुस्तक में इस मत का प्रतिपादन किया। वह व्यापार की सब बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाकर स्वतंत्र और मुक्त व्यापार की नीति अपनाने पर प्रबल समर्थक था। उसके मत में प्रतिबंध रहित प्रतियोगिता समाज के लिए हितकर थी। वह एकाधिपत्य की तथा इस सरकारी सहायता देने की प्रणाली का तथा साम्राज्य का विरोध का उच्च साम्राज्यवाद के सिद्धांत तनिक भी पसंद नहीं थे। अतः उसके मतानुसार व्यापार की दृष्टि से उपयोगितावाद को प्राप्त करना ठीक नहीं था। इसी कारण लगाने वाला धन अन्य कार्यों में अधिक उपयोगी रूप से व्यय किया जा सकता था। इसके साथ ही हम बात करें व्यक्तिवाद की। बेंथम अन्य व्यक्तिवादी
विचारकों की भांति ही राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता था। उपयोगितावाद की दृष्टि से राज्य के नियम मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न पहुंचाते हैं, अतः वे नियम बुरे हैं, किंतु इन नियमों के बिना सभ्य जीवन का यापन करना असंभव है। राज्य की सत्ता मानना आवश्यक हो जाता है, किंतु राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यूनतम नियम बनाने चाहिए। राज्य के नियम औषधि जैसे हैं। जिस प्रकार से सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य को औषधि का प्रयोग कर कम से कम करता है, वैसे ही मनुष्य ये चाहता है कि राज्य के नियम कम से कम हों। अतः राज्य का ये कर्तव्य है कि वह कम से कम नियम बनाए और व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता का वातावरण छोड़े। उसके मत में समष्टि, समुदाय, काल्पनिक संस्था इसकी रचना करने वाले व्यक्तियों से बनता है। समष्टि का हित क्या है, इसके निर्माण करने वाले व्यक्तियों का हित है। व्यक्ति हित को समझने बिना समष्टि या समुदाय के हितों की कल्पना करना कोरी बकवास है। जो वस्तु व्यक्ति के हित के लिए सुख बढ़ाने में सहायक होती है, वह समष्टि को भी बढ़ाने में होती है। इसी कारण से मनुष्य स्वयं अपने सुख दुख का ज्ञाता है। समुदाय राज्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। अतः राज्य स्वयं शांति स्थापित और सुरक्षा के क्षेत्र में नियमों का निर्माण करना चाहता है। अतः अन्य क्षेत्रों में शक्ति को पूरा स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कानून तथा न्याय की व्यवस्था के संबंध में। बेंथम के जीवन का एक प्रधान लक्ष्य तत्कालीन कानून की पद्धति में सुधार करना है। वह कानून को सर्वोच्च शासक शक्ति की अभिव्यक्ति मानता है और प्रकृति के कानून की सत्ता को अस्वीकार करता है। उसके मत अनुसार कानून और न्याय के उद्देश्य राज्य की सुखी वृद्धि करने वाला था। इसी दृष्टि से उस समय कानून में न्याय की व्यवस्था में गंभीर दोष इनको थे। इसके साथ ही उन दोषों को दूर किया। कानून के बड़े दोष अस्पष्टता, दुर्बोधता, अव्यवस्था, संदिग्धता, दुर्व्यवहारता, दकियानुशीपन, जटिलता, अनावश्यक और अपरिष्कृत परिभाषित शब्दों का प्रयोग थे, जिससे उसके लिए आवश्यक था कि कानून को सरल, सुबोध और सुगम शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सके। उनके नियमों और कानूनों को एक विधि संहिता से सुस्पष्ट करने में का प्रतिपादन किया जाए, ताकि किसी से समझ सके, कोई कठिनाई का संदेह न हो। बेंथम संहिताकरण का प्रबल समर्थक था और उनके स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक कानूनों की संहिता तैयार की जा सकती थी। इसके साथ हम बात करें दंड व्यवस्था की। दंड व्यवस्था में बेंथम का मतानुसार था कि इसका उद्देश्य समाज में अपराधों को रोकना है, न कि अपराधी से बदला लेना है। दंड न तो बहुत कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक मृदु होना चाहिए। अन्य परिस्थिति के अनुसार दिया जाना चाहिए, किंतु उसके साथ ही अपराधी के लिए ऐसा दंड देना चाहिए जिससे भयभीत होकर के अन्य लोग ऐसा अपराध न करें। दंड अपराध के अनुरूप उसकी समानुपाती होनी चाहिए। दंड के समय में अपराधी में सुधार भी ध्यान में रखना चाहिए। दंड देते हुए अपराधी के व्यवहार या उसके पहले जीवन, उसके उद्देश्य और हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों तथा उसके अपराधियों को किए जाने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। दंड निश्चित और निष्पक्ष होना चाहिए। बेंथम ने ये सभी विचार समय समय सभ्य देशों के लिए स्वीकार कर उसके अनुसार दंड पद्धति में सुधार किया। बेंथम के समय इंग्लैंड में 200 से अधिक अपराधों के लिए प्राणदंड की व्यवस्था थी। बाद में केवल राजद्रोह और हत्या के 2 अपराधों तक ही इसको मर्यादित किया बांधा। अगला है जेल खानों में सुधार। बेंथम ने अपने समय में जेल खानों में शोचनीय दशा में अधिक क्षुब्ध और असंतुष्ट उस समय बंदियों के साथ पाशविक व्यवहार किया जाता था। उन्हें अंधेरे काल कोठरी में ठूंस कर रखा जाता था। खाना रद्दी से रद्दी दिया जाता था। बाल अपराधी और बड़ी आयु के पक्के अपराधियों को एक साथ छोड़ दिए जाते थे और इससे कारावास में बच्चे पक्के अपराधी बनकर निकलते थे। इस समय हार्वर्ड ने बंदियों की दशा सुधारने का ये प्रयास प्रारंभ किया कि बेंथम ने उसे पूरा सहयोग दिया।
बंदियों को सुधारने की अपनी सर्वदृश्यता योजना बनाई। वह इस दृष्टि से इस दुष्ट अपराधियों को इस कर ईमानदारी व्यक्तियों को बनाने वाली चक्की समझता था। बेंथम इस योजना के अनुसार बंदी गृह की भावनाओं का निर्माण चक्र के रूप में उसके मध्य ऊंचे स्थान पर रहने वाले जेलर सब कैदियों पर अपनी केंद्रीय स्थान की दृष्टि रखते थे। इसे सर्वदृश्यता यानी पैनोप्टिक सब आँख का नाम दिया। उस स्थान पर अपराधियों को अपने कमरे में दिए जाने वाले कार्यों को जेलर देखकर कहा जाता था। जेलों में कैदियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उसे दंड कठोर श्रम नहीं देना चाहिए, अपितु उन्हें ऐसा काम सिखाना चाहिए वे कारागार से मुक्त होने पर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें। अन्य सुधारों की जब हम बात करते हैं तो बेंथम ने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में अनेक सुधारों की योजना बनाई। संभवतः जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं अछूता रहा। जैसे कैटलिन के शब्दों में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो प्रतिपादन किया, फौजदारी कानूनी अपराधी सिद्धांत, आजीवन निर्वासन दंड के लिए उपनिवेशकों में भेजा जाना था, सूबेदार और कैथोलिक आदि कानूनों को रद्द किया, दरिद्र कानून की सुव्यवस्था बनाना, पार्लियामेंट की प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को सुधार, मुक्त व्यापार, स्त्रियों को मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, स्वच्छ और सफाई के लिए नियमों का निर्माण करना, राष्ट्रीय शिक्षा और संगठन तथा विश्व न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना आदि इस प्रकार के कानूनों का निर्माण उन्होंने आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। धन्यवाद।